हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। हम डिस्कस करेंगे आज यूपीएससी की जो प्रीलिम्स में प्लस मेंस में इकोनॉमिक्स का कितना रोल होता है और इसको किस तरह से हैंडल किया जाए और क्या क्या जो कि एरिया हम इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना चाहिए। जनरली हमेशा बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स पहली बात तो टेक्निकल होती है, दूसरी चीज़ बहुत ही लेंदी होती है, तीसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये काफ़ी अपडेटेड होता है। हर 6 महीने 2 महीने 1 साल पे कम से कम 50% एरिया ये चेंज हो जाती है। जैसे अगर इकोनॉमिक सर्वे आता है तो ये जो है कि आपका लगभग 40% 35% जो कि चेंज कर देता है। बीच में जो रिपोर्ट वगैरह आती हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी जो प्रिडिक्शन होता है लेकर के, या फिर कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी प्रिडिक्शन होती है, या फिर कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड या फिर अनप्रिडिक्टेबल जो कि इंसिडेंट अगर जब हो जाता है तब ये प्रॉब्लम निकल करके आ जाती है और इससे पूरी इकोनॉमिक की सिनेरियो बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो के लिए मैं अगर बात करूँ तो जैसे कोविड-19 आया हुआ था, किसी को बिलीव नहीं होता था कि ऐसी हालत पूरे विश्व की हो जाएगी। दूसरी तरफ जब अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड के अलावा ये भी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हमास इजराइल पे अटैक कर देगा, रसिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी आज के ग्लोबलाइजेशन में कोई एक पार्ट में विश्व के अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका भुगतान और उसका खामियाजा पूरे विश्व समुदाय को जो है कि भुगतना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही डायनेमिक होता है। और दूसरी ये भी चीज़ है, इसको आसान बनाने के लिए अगर आपको करना कहा जाए करने के लिए तो सबसे बड़ी अच्छी तरीका होता है ना कि आप इसका एक की समझ लीजिए, चाबी समझ लीजिए, जो जिसको हम चाबी बोलते हैं, और उस चाबी का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपूर्ति और मांग के बीच में किस तरह का रिलेशन है, डिमांड को क्या क्या फैक्टर इम्पैक्ट कर सकते हैं और जो है कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर जो है कि इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप समझिए इकोनॉमिक्स का 70-75% जो कि सिलेबस और कॉन्सेप्ट कवर कर गए और इसमें अब आसानी होती है कि हम चीज़ों को फिटिंग कर लें। यूपीएससी में जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं या सिविल सर्विसेज में, इसमें फिटिंग करना, कौन सा सिस्टम कहाँ पे फिट होगा। जैसे होता है कि कोई टीचर होता है, आपको गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे जन धन योजना के बारे में पढ़ा दे आपको, ठीक है, जैम के बारे में पढ़ा दे, तो ये पता होना चाहिए कि हमें इसको कहाँ पे फिट करना है। आप पढ़ा के चले जा रहे हो बट आपको ये पता नहीं कि कहाँ पे फिट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, आप पेन दे दिए कि सर ये पेन है, ये बोर्ड है, तो वो बता करके चला गया जो यहाँ पे इंजीनियर आया था। बट ये मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब मुझे ये पेन और पैनल के साथ ये बताएगा, नहीं सर यहाँ से आप ब्लू कलर ले सकते हैं, यहाँ से येलो कलर ले सकते हैं, राइट, यहाँ से इरेजर रबड़ ले सकते हो, यहाँ से और अपने जो इसको और इंटरेक्टिव बना सकते हो, तब जा करके हम कहीं इसको चला पाएंगे। तो ऐसे ही जब आप किसी टीचर से पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सी सेंटर दिल्ली से ही पढ़िए, आप किसी भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़िए और उससे ये चीज़ सीखने की कोशिश करिए। हालांकि 75% लोग ये चीज़ नहीं सिखाने की कोशिश करते। मैंने बहुत बड़े बड़े टीचरों को देखा है जो काफ़ी यूपीएससी के लिए पंडित माने जाते हैं, मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से पंडित माने जाते हैं, बट उनका मैंने नोट्स क्लास देखा है। बट इतना मतलब वो होता है कि बुलेट पॉइंट में होता है, चीज़ों को होल्ड कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं नाम नहीं जिक्र करूँगा। इकोनॉमिक जीएस के लिए एक जन का है मतलब नोटबुक, उनकी जो मटेरियल है इतनी मोटी मोटी, कम से कम 500 से 600 पेज की 6 से 7 सेट आती हैं इकोनॉमिक्स की। आप समझिए उतना आप अगर ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ले लें तब भी नहीं पढ़ने को रहेगा कि आप 8-10 जो कि मतलब 5000 पेज उसका जो है कि आप पूरा बुक का सेट बनाइए। तो नोट्स का मतलब ये होता है ना कि आपका बहुत ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कंपाइल होनी चाहिए। आज मैं जो डिस्कस करूंगा यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक्स का क्या क्या सिलेबस है और किस तरह से रोल प्ले करता है, मैं आगे कुछ डिस्कस करूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
सेंटर पे धौलपुर हाउस दिल्ली में है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। पूरे भारत में जितने सेंट्रल सर्विस होती हैं ए बी ग्रेड की, उनका रिक्रूटमेंट करता है। अब उसका कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि सीएस सेंटर दिल्ली ने कुछ वैकेंसी निकाली और यूपीएससी कहा, सर यूपीएससी से रिक्वेस्ट किया, सर मेरी ये कंपनी है और हमें चाहते हैं कि एक क्वालिटी बेस जो है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय मिले और हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप सिलेबस बना करके हमें जो है कि इस हिसाब से जो है कि हमें एम्प्लॉय कुछ हमें हायर करके दीजिए। तो हम देंगे उनको, फिर उनको कुछ अमाउंट भी देंगे, फिर वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे एकदम हार्ड कोर, ठीक है। बाद क्वालिटी का वहाँ से बंदे को सेलेक्ट करेंगे, फिर वो हमारे सीएस सेंटर दिल्ली में जो है कि वो भेजेंगे। वैसे ही केंद्र सरकार जब कहती है कि मुझे 100 आईएएस चाहिए, 50 या 150 आईपीएस चाहिए, 100 जो कि हमें आईएफएस फॉरेन सर्विस चाहिए, 150 जो कि फॉरेस्ट सर्विस वाले चाहिए, कुछ सेंट्रल सर्विस वाले, गवर्नमेंट लिस्ट बना के देगी, उनको कर देते हैं। और गवर्नमेंट भी लिस्ट कहाँ से बनाती है? जब डिपार्टमेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ये लिख करके देगी, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये लिख करके देगी आईआरएस वगैरह से, तो ये कलेक्ट किया जाता, कलेक्ट करके यूपीएससी को भेजा जाता, भैया इतनी लोगों की रिक्वायरमेंट है इस कैटेगरी है, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है और फिर भेजती है। फिर मिलिट्री डिफेंस में चले जाइए, एनडीए होता है, सीडीएस होता है। आर्मी कहेगी हमारे पास इतने रिक्वायरमेंट है एनडीए के, उनके लिए लेफ्टिनेंट के लिए, नेवी बोल दी इतने हमारे लिए है, एयरफोर्स भी दी पायलट इतने लिए। तो यूपीएससी क्या करेगी? एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और क्वालिटी बेस्ड, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं यूपीएससी में कि ये क्वालिटी हमें कैंडिडेट देगी। तो ऐसे ही यूपीएससी कोई वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है और सबका सिलेबस अलग अलग होता है, ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का अलग होता है, इंडियन स्टैटिक सर्विस का अलग होता है, आईएएस का अलग होता है, सीडीएस का। हालांकि 30 से लेके 40% तक सिलेबस मैच करता है लोगों का, बट 50-60% सिलेबस डिफरेंट होता है और क्वेश्चन का जो लेवल होता है ये भी जो कि अलग अलग होता है। समझ रहे हो? जो आईएएस में पूछा जाता है उसका एकदम हाईएस्ट लेवल होता है, और जो अदर कोई एग्जाम में यूपीएससी पूछे थोड़ा सा वो नॉर्मल लेवल का होता है, तो लेवल जो आईएएस का सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप यूपीएससी का आईएएस की तैयारी करते हैं, तो अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर सीडीएस एनडीए में भी बैठना चाहें, हालांकि उनकी एज कम है, 24-25 साल होती है, अगर मान लीजिए 18 साल 19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 1 साल में आईएएस की कोचिंग करके तैयारी करिए, तो आप आईएएस को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें अपीयर होना सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, फिर उसके बाद सीएपीएफ होता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स होती है, फिर उसका ईपीएफओ होता है, तो उनके लिए भी आप आसानी से एबल होंगे कि उनको क्लियर आप कर ले। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हर यूपीएससी हर एग्जाम का अपना अपना सिलेबस डिफाइन कर रखी है, कुछ मिलता जुलता है और ज़्यादा जो कि नहीं मिलता है। तो आज हम आईएएस की जो एग्जाम होते हैं इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीलिम्स भी रिटर्न होता है और मेंस भी रिटर्न होता है, बस फर्क ये होता है जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मतलब OMR पे भरना होता है गोला। बस मेंस की जब बात करते हैं तो ये आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग पैसेज में लिखते हैं ना, वैसे लिखना पड़ता है, टिक नहीं कराना पड़ता। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब आपका इसका मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं ऐड ऑन होता है, और मेंस इंटरव्यू का ऐड होता है। फाइनल जब मेरिट बनती है तो मेंस और जो कि आपके इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड जो होता है वही से जो है कि आपका ये बनता है। हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है, 2 पेपर होता है, जैसे जनरल पेपर 2 होता है ये, और जनरल पेपर 1 होता है, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं डिटेल से दिया गया, 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर, अगर हम प्रीलिम्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक आपका जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है, और दूसरा आपका जीएस पेपर 2 होता है, जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सी सैट के नाम से जानते हैं। दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 80 क्वेश्चंस आता है, और ये क्वालिफाइंग होता है 27 क्वेश्चन या 80 का 1/3,
जो कि सॉल्व करना पड़ता है क्लियर। जब ये क्लियर कर लेंगे तब आपका ये पेपर जचेगा। तो 100 क्वेश्चंस में जो होता है 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 200 मार्क्स का होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप अगर मैक्सिमम अगर आप 95 के आसपास हैं, 2-4 नंबर, तो आप मेक श्योर 90% की आपका क्लियर हो जाता है। आप मेंस के लिए फिर प्रिपरेशन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम आते हैं मेंस की बात करते हैं यहाँ पे, हालांकि मेंस की बात करते हैं तो मेंस में देखिए कई पेपर होते हैं, उसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर ए लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, जो आपका शेड्यूल 8th में दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8th है, उसमें जो बातें की गई हैं और उन्हीं के आधार पे इस चीज़ों को किया जाता है, जो 22-24 लैंग्वेज। और दूसरा जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, जो ग्रामर होता है, इसको लेकर के। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, देखेंगे जो आगे आते हैं। इसमें देखिए एक एस्से का पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नहीं होता, काउंटेड मेरिट में। तो एक पहला तो आपका एस्से हो गया 250 मार्क का। दूसरा अब आते हैं जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 1 आपका 250 मार्क का हो गया। फिर जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, ठीक है, ये जो है आपका 250 मार्क का है। फिर इसके बाद आएंगे जीएस पेपर 3 जो यहाँ पे ये भी 250 मार्क्स का है। फिर जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करते हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी की बात करते हैं, 250 मार्क का होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका 2 पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ये दोनों मिला करके 500 मार्क के होते हैं, 250 का, ठीक है, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250, ये 500 मार्क्स के होते हैं। तो लास्ट में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। और टोटल जो रिटर्न एग्जाम होता है 1750 मार्क का होता है, 1750 का। और 250 मार्क्स 275 मार्क्स होता है आपका इंटरव्यू का। टोटल होता है 2025 मार्क्स होते हैं। ऑन एन एवरेज 50% अगर आप इनमें से सिक्योर कर लिए तो यू विल बी सेलेक्ट इन द फाइनल लिस्ट ऑफ द यूपीएससी। तो ये चीज़ हमें थी, हमने डिस्कस कर लिया क्या है। और जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ज़्यादातर फोकस इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पार्ट है, इसको जो जीएस पेपर 3 के लिए यूज होता है और प्रीलिम्स के लिए जो यूज होता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अब हम आगे चलेंगे सीधे, देखिए इसमें भाषा वगैरह का कुल दिया गया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम चलेंगे सीधा कहाँ पे, अपना जीएस पेपर में देखेंगे, जो हमारा जीएस पेपर, ठीक है, 3 आता है यहाँ पे, ठीक है, जीएस पेपर जो 3 है, इसमें जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए, क्या क्या चैप्टर है इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए जो भी यहाँ पे 10 चैप्टर है, मुझे लगता है 10 नहीं होगा, 8 ही है शायद, 8 या 9 टोटल, ठीक है, 10 है, डोंट वरी, 10 चैप्टर है कंप्लीटली। और इसमें अगर हम बात करें, एक सेकेंड मैं, ओके, ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसका मान लीजिए 10 चैप्टर है, जो इसमें से ज़्यादातर फिर मतलब 70 से लेके 80% ऐसे यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके करंट अफेयर से होते हैं या फिर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स से होते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स के। अब इनके लिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इनका सिलेबस मैं आपसे कवर करवा देता हूं कि रियल में ये क्या क्या है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे आपसे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स है, ये हमें कैसे पता होना चाहिए इसको लेकर के, ठीक है। एक सेकेंड आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें तो हम इरेज कर लेंगे, तो हमें पता हो जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, बात करेंगे क्या क्या सिलेबस में है। अब देखिए पहली बात तो इंडियन इकोनॉमिक क्या है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पता होनी, क्या क्या फीचर्स है उससे है, और इशू क्या है इससे रिलेटेड, जैसे प्लानिंग में क्या है, मोबिलाइजेशन में, रिसोर्स में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया की इकोनॉमिक का पूरा सिनेरियो पकड़ लीजिए,
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरेस्ट्री सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर, टेरेस्ट्री में सर्विस सेक्टर थे। अब इनका रोल देख लीजिए, ये किस तरह से फंक्शन कर रही है और इंडिया का स्टेटस क्या, फिर उसके बाद उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जाए, ये चीज। फिर उसके बाद आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ इशू इशू राइजिंग फ्रॉम इट। अब देखिए आपका वर्ड आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप ग्रोथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने तरह की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो ये सारी पता, तो अब यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा हुआ है। तो अब अगर आपको इसको पता है कि नहीं, ऐसा डेवलपमेंट जिसको सभी सबका साथ सबका विकास, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्ड यूज करते हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर के, तो आप इसको लेकर के फिर इसी में आप अगर आपसे पूछ लिया जाए इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में तो डिफिनेशन देंगे। फिर उसके बाद जैसे स्कीम है, जैसे जन धन योजना, क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए बात की जाती है, तो आप यहाँ से ले। अब इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। अब इसके बाद है गवर्नमेंट बजटिंग, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है, गवर्नमेंट की बजट आती है, कहाँ पे है, कैसे है, कितना खर्च होता है, अगर किसी सेक्टर में इतना खर्च किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ये सारे फंडा आपको हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर मनरेगा पे कम कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या दे रही है, बढ़ा रही मनरेगा पे तो क्यों बढ़ा रही है खर्च, डिफेंस में अगर खर्च कर रही ज़्यादा क्यों कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, आप सजेशन बताइए गवर्नमेंट को, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है ये चीज़। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट आता है इकोनॉमिक में। तो इसमें आता है कि जनरली आपको इसमें जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, तो ये प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी हमने कहा ना कि इकोनॉमिक 3 सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टेरेस्ट्री, तो जो प्राइमरी सेक्टर है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का पूरा फीचर जानिए इंडिया में। जैसे मानसून पे डिपेंडेंस होती है और हर तरफ जो है कि अलग अलग तरह की बायोम्स क्लाइमेट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें लेके। तो जैसे मेजर क्रॉप्स क्या क्या है इंडिया में, जैसे वीट और राइस सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो उगाई जाती, तो उससे फ़ायदा क्या है, उनसे नुकसान क्या, इको फ्रेंडली है कि ना, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ज़्यादा वाटर यूज करते हैं, बस मजे। इसके बाद फिर उसके बाद क्रॉप पैटर्न किस तरह का है, क्रॉप पैटर्न आपको पता चाहिए कि एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर एक लैंड एरिया, पर्टिकुलर लैंड एरिया पर्टिकुलर ईयर में कितनी तरह की क्रॉप्स बोई जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी एरिया है ईस्टर्न इंडिया का, वहाँ पे पेड़ी चावल धान की ही बस खेती होती है, ठीक है, मैंने पेड़ी धान चावल जो बोला सब ये कही है कि धान की जो खेती होती है वही होता है। और कुछ ऐसी एरिया होती हैं वहाँ पे जो कि डाइवर्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की बात कर लिए, तो कुछ जो कि क्रॉप्स हैं बस बोई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, गन्ना, यही की जाती है। कुछ सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में आ जाइए, जैसे प्याज, टमाटर, मतलब कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, फूड ग्रेन, कोई पर्टिकुलर। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एरिया एरिया में डिफाइन होती है। तो ये क्रॉप पैटर्न क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी क्रॉप्स एक साल में बोयाई जोताई होती है। फिर उसका टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन, इरिगेशन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे नहर से होती है, पौंड से होता है, समरसीबल से होता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या है, इसके लिए सजेशन क्या दें, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई गई है सोलार पैनल के लिए, जो कि आपका पंप है वो सोलार पैनल से चलेगा, वाटर सप्लाई देगा, इसको लेकर के। फिर इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, देखिए जब हमारे पास वर्षा होती है, पर वर्षा हमें पता है 3 से 4 महीने में होती है ज़्यादा, और उस वाटर को कैसे होल्ड करके रखा जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है, पीने के लिए पानी होगा। फिर एरिया में जो रहेगा वहाँ के वायुमंडल में नमी रहेगी एयर में, और ये ह्यूमन के लिए बेनिफिट करेगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए होता है कि कोई चीज़, टमाटर है आपका मध्य प्रदेश में हो रही है या कर्नाटका में हो रही है, इसको ले जा करके आपको टमाटर पहुंचाना अरुणाचल प्रदेश में, तो आप कैसे पहुंचाएंगे, ट्रक से पहुंचाएंगे, एरोप्लेन से ले जाएंगे, ट्रेन से ले जाएंगे, तो इसके लिए आपका इंफ्रा होना चाहिए ना, आधारभूत संरचना होना चाहिए। अगर आप ट्रक से जाते हैं तो रोड अच्छे होने चाहिए, ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि टमाटर जो है पेरिसेबल, जिसको गुड़ से बोलते हैं, खराब ना हो। दूध वगैरह होते हैं उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए,
ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा उसका मार्केटिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो वो किसान के लिए घाटा होगा। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे करते हैं। जैसे ई नैम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट किसानों को एश्योरेंस देती है, एमएसपी वगैरह क्या होती है। फिर मार्केट से रिलेटेड प्रोडक्ट इशू क्या है, रिलेटेड कॉन्स्टेंट क्या है, और उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए। जैसे यूपीएससी ने पूछा हुआ था, ऑप्शनल शायद था कि या जीएस का ही था, तो उसमें पूछा हुआ था कि हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को किस हद तक किस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे इशू रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी, फार्म सब्सिडी। पहली बात तो हमें सब्सिडी पता होना चाहिए। सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी है जो किसानों को रियायत दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसान को बोला जाएगा कि हम, आप खेती करिए, आपको यूरिया जो 1500 में मिल रही है 2000 में मार्केट में, हम वो आपको जो कि 1500 में अवेलेबल करवाएंगे, 500 हम आपको सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी देंगे। बात समझे? तो किसान कहेगा चलो अच्छा ठीक है। नहीं तो किसान को फर्टिलाइजर इतना महंगा मिलेगा, वो खेती ही नहीं करेगा, फूड की प्रॉब्लम आ जी। तो इसको ले जा करके आप कहाँ पे ऐड करें, फिर डब्ल्यूटीओ में ऐड कर लीजिए कि एमएसपी सब्सिडी को लेकर के जो है कि डब्ल्यूटीओ में इंडिया का क्या इशू चल रहा है। फिर एमएसपी जो लगाई जाती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो हर सीजन में भारत सरकार योजना घोषित करती है, 23 क्रॉप होती हैं, ठीक है, 22-23 क्रॉप को दिया जाता है। फिर उसके बाद पब्लिक पीडीएस है, जो गरीब लोगों को मतलब अनाज दिया जाता है, इसका किस तरह से रोल है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जाए। जैसे इसमें आप बायोमेट्रिक आधार बेस्ड पीडीएस, एक टारगेटेड पीडीएस होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि हमें पता हो। फिर इसके बाद आती है फंक्शन पीडीएस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है पीडीएस का, ये फंक्शनिंग कैसे करती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको रिवैम्प कैसे किया जाए, और इशू क्या है जब हम बफर स्टॉक रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने गेहूं या फिर जो भी चीज़ें किसान से खरीदा सरकार ने, पूरा एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अपने यहाँ स्टोर करके रख ली, तो उस स्टोर में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अनाज होते हैं, कभी सुनने को मिलता है वो सड़ गल जाते हैं, बारिश में खुले रहते हैं, या फिर उसमें घुन कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रोक्योर कर लेते हैं, फिर उसको जो कि रिटर्न किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी आई हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, उसमें इंडिया का 125 कंट्री में 111वां रैंक है, तो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ले लीजिए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मिशन इकोनॉमिक ऑफ द एनिमल रेयरिंग, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के साथ उसकी जो अलाइड सेक्टर होते हैं, जैसे एनिमल होते हैं, फिर उसके बाद मछली पालन होता है, पोल्ट्री मुर्गी पालन होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें ऐड करते हैं। फिर उसके बाद आगे पे चलेंगे, 6 वाला जो टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इशू। जैसे फूड प्रोसेसिंग क्या है, जैसे मान लीजिए टमाटर का भाव कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी 200 रुपये किलो बिकता है, कभी 10 रुपये किलो बिकता है। तो जब जैसे आप स्टोर करके रखिए उसको, जब 10 रुपये किलो मिलता है तो किसानों से आप खरीदिए, उनको 20 से 30 रुपये उनको फ़ायदा दीजिए किसानों को। फिर आप टमाटर को अपने पास लाइए किसानों से सरकार, फिर उसको प्रोसेसिंग करे और ऐसा एक पेस्ट बनाए टमाटर का कि वो सब्जी में भी यूज हो सके, ठीक है, और चटनी में भी यूज हो सके। जैसे सॉस बनाते हैं ना, सॉस बनाता है टमाटर का, तो वो प्रोसेसिंग करके रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो किसान और सॉस बनाता है ब्रांड है ये, ऐसा नहीं कि 200 रुपये किलो जब टमाटर होता है तब खरीद के सॉस बनाता, नहीं। वो देखते हैं कि कब टमाटर का भाव गिर रहा है, 10 रुपये 20 रुपये किलो रहे, वो बल्क में प्रोक्योर करेंगे, फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके रख लेंगे, फिर उसको दो टमाटर की चटनी बनाएंगे, उसको 10 रुपये में बेचेंगे। जहाँ 1 किलो टमाटर 10 रुपये में मिलता है और उसका जो कि 100 रुपये वो कमाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास उनको प्रोसेसिंग करने के लिए ना टेक्नोलॉजी होनी है, जिसे मेगा फूड पार्क वगैरह लगा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। फिर उसके बाद स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या प्रोसेसिंग का, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन ऑफ द मैनेजमेंट। फिर इसका लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाए, नेहरू भी पार्टिसिपेट किए। फिर आज भी ऐसा कहा जाता है बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि लैंड लेस हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जमींदारी के भाव में जीते हैं कि उनके पास एकड़ से एकड़ जो कि प्लॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है।
ये चीज़ तो लैंड रिफॉर्म के बारे में पूछा। फिर इफेक्ट और लिबरलाइजेशन, हमें पता है कि 1991 में एलपीजी लाई गई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन लाया गया, उदारवादी निजीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें लाई गई 1991 में। तो हमें पता होना चाहिए 1991 से पहले क्या सिनेरियो थी, 1991 के बाद क्या हुआ, ये पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। फिर देखिए इंडस्ट्री को ले, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे किसी चीज़ को करना है, जैसे फूड आपको पहुंचाना है और उसके बाद एग्रीकल्चर अच्छा बनाना है, तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जा कर के आप अच्छे से और इकोनॉमिक आपका डेवलप करेगा। इन सब चीज़ों के बाद जो एक मेजर ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो सरकार क्या करती है, तो सरकार प्राइवेट सेक्टर को इंटर करवाती है, तो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। बात समझ रहे, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, सरकार के पास लिमिटेड पैसा है, तो उसको कैसे किया जाए, तो ये हमने कहा कि जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल, PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट मॉडल होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो ये कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक बहुत डाइवर्स और डायनामिक और ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बहुत तेज़ी से ये चेंज होती है। इसमें कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि नहीं मतलब क्या है, ठीक है, स्टैटिक्स पार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा कि नहीं भैया ऐसे है वैसे है, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये लगभग आपका 10 पॉइंट्स 10 चैप्टर है, आप इसमें आसानी से जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है कैसे। आगे दिया गया है टेक्नोलॉजी वगैरह से दी गई है, तो वो जो टेक्नोलॉजी वाले सब सिस्टम में आएगा, इसको उसमें जो कि कवर आप कर सकते हो। मैंने बस इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स में क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, क्या क्या सलेबस मेंस के लिए है और प्रीलिम्स के लिए। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।